नाहली केस पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जिसका फैसला आ भी जाएगा। लेकिन एक और अहम केस के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, वो है बल्ले के निशान पर। कल पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला था कि पीटीआई से बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की दरख्वास्त थी उस पर वापस ले लिया गया था। अब बैरिस्टर गौहर ने कल ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने ऐलान भी किया है, बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दे दी है। इसके अलावा जरताज गुल जो कि हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग रही हैं कि मैं 9 मई के खिलाफ जो है वो मजम्मत करती हूँ और मुआफ़ी मांगती हूँ, खुदारा माफ़ कर दे और हम सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो एजाजुल हक साहब है, इन कागजात नामजदगी पर जो रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज़ात लगाए थे वो भी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। हल्का NA 55 रावलपिंडी से ये इलेक्शन लड़ सकेंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि सरबरा अवामी मुस्लिम लीग भी NA 56 और 57 से जो कागजात हैं वो जमा करवा दी गए हैं, मंजूर भी कर लिए गए हैं। नैब ने अगर किसी शख्स को सज़ा दी है तो वो होगी 10 साल की नाअहली। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर देंगे बुखारी साहब तो नाअहली जो है वो अब फैसले के बाद पता चल ही जाएगा। ये सब मौजूआत इकट्ठे करके मैं आपके पास ले आई हूँ जिसका सोल्यूशन या तज्जिया अब आपने बताना है। सबसे पहले तो बल्ले के निशान पर मैं चाहूंगी, पीटीआई वाले बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे बुखारी साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पार्टी का निशान होता है, इलेक्शन सिंबल जिसको हम कहते हैं, वो हर एक पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये बेकार की जिद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। पार्टी का सिंबल जो है जिसके ऊपर एक इलेक्शन लड़ा गया हो और जीता भी गया हो, वो पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक दूसरी बात ये कि अब देखना ये है कि जिस तरह का दावा मकबूलियत का किया जा रहा है तो इंतखाबी निशान जो है इट बिकम्स इररिलेवेंट। यानी जिस तरह वो कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान उबल के पीटीआई के लिए वोट देगा, कैंडिडेट का पता चल जाता है ना असल में। वो आई एग्री विद यू, मैंने ये नहीं कहा कि ये रेलेवेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मकबूलियत का दावा किया जा रहा है उसके लिए तो कोई भी निशान हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। हमने एक दौर में सुना था कि जी भुट्टो साहब अगर किसी बिजली के खंबे के गले में टिकट डाल देंगे तो वो इलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का माहौल जो है बनाया गया खान साहब के हवाले से भी। तो ये आप ये फैक्ट्स डिनाई तो नहीं कर सकते। ये हो गया जनाब। दूसरी बात यह है कि जी बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि अगर लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत गए तो ये तो सिस्टम की हार होगी, फिर इसका मतलब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये धमकी है, इसमें इम्प्लाइडली एक धमकी है कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम आज़ाद लड़ें और इतने आज़ाद जीत जाएं कि वो हुकूमत भी बना लें, फिर तो सिस्टम कहाँ जाएगा? सिस्टम को क्या रियासत को? एब्सोल्युटली एक ही बात है। अच्छा। यू टॉक ऑफ सिस्टम, यू टॉक ऑफ स्टेट। ठीक हो गया, आगे आ जाए जनाब। दूसरी बात यह है कि एक नुकसान ज़रूर उनको होगा कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो पार्टी की जो जीती हुई सीटों की रेशो के साथ मखसूस नशिस्तें मिलती हैं जी, उससे महरूम हो जाएंगे, विच इज़ क्वाइट अ नंबर। मतलब अगर आप 100 सीट जीतते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से कम 15 से लेकर 20 तक तो 12-20 सीटें होती हैं। ये हो गया जनाब। दूसरी बात यह कि हम अपनी राय बहुत कम देते नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बल्ले के निशान को बना के पूरे इलेक्शन को तलछट नहीं करना चाहिए। अगर इसमें उनका राइट बनता है, अगर वो इंटाइटल हैं, तो अव्वल तो डिवीजन बेंच से उनको रिलीफ मिल जाना चाहिए। अभी तो ये पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला करना है जी, और अभी उन्होंने भी उसका इंतजार नहीं किया है। थोड़ी जल्दी में है ना, चले गए ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन जो उसको नंबर भी लग गया है जी, और तवक्को ये है कि शायद वो कल हेयरिंग के लिए सुना भी जाए जी। मुझे ये पता नहीं क्यों लगता है कि या उन्हें डिवीजन बेंच से रिलीफ मिल जाएगा, बल्ला उनको वापस मिल जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उनको बल्ला दे देगी। और मैं समझता हूँ कि ये फैसला अच्छा फैसला होगा क्योंकि इसकी वजह से पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर जो सवालिया निशान उठेंगे वो खत्म हो जाएंगे, बचा जा सकता है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये जो बहुत शोर ग़ुग़ा था कि जी हमारे कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए, पूरे पाकिस्तान में कागज़ छीन लिए, लोगों को अगवा करके ले गए। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, हमने कल भी उसका जिक्र किया था कि भाई आप ये तो हमें बता रहे हैं कि इतने कागजात आपके नाम मुस्तरद हो गए हैं, ये नहीं बताना चाह रहे कि मंजूर कितने हुए थे। तो वो हमने कल भी बता दिया था। आज मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज लतीफ़ खोसा साहब ने फिर उसके ऊपर तबसरा फरमाया थोड़ा सा। तो अब हम देख रहे हैं, हमारे सामने एक फहरिस्त पड़ी हुई है कि जिन लोगों के कागजात पर एतराज़ात थे वो अपीलों में गए और उनके कागजात जो है मंजूर होने शुरू हो गए हैं। जी। शेख रशीद साहब जो हैं उनके 2 हल्कों से कागजात मंजूर हो गए हैं। इसी तरह से जो साबिक फौजी डिक्टेटर के बरखुरदार हैं एजाजुल हक साहब, ये 62(1)F इन्हें नहीं तो किया था इनके वालिद ने, उनके भी हो गए हैं। और बहुत सारी और अपीलें जो है वो मंजूर हो रही हैं। तो ये प्रोसेस है, इट्स ए प्रोसेस। तो इसलिए इसके ऊपर चीखो पुकार जो है वो कल भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, सिर्फ वीडियोस दिखाना चाहते थे वो जो 2-4 वाक़यात हुए थे, या चलिए 20, 50, 100 जितने भी वाक़यात हुए थे
उसके ऊपर जिसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, इसलिए कि वो उनके Political सवालों forum के नहीं जवाब नहीं दे पाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नई दरफुंतनी छोड़ी है, जो 5 साल की नाअहली थी उसको 10 साल कर दिया। सिंगल रुकनी बेंच था जिसने कहा कि 5 साल होगी, अब डिविजनल बेंच ने कह दिया ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इतना अहम केस सुन रही है जिसका ताल्लुक बराह रास्त नाअहली और उसकी मुद्दत से है। और दूसरी तरफ अंडर द नोज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि नहीं जनाब, नैब के केसेस में ये 5 साल नहीं 10 साल होगी। राइट। अच्छा, जो एक आम तासुर उभरा इससे, उसकी हम थोड़ी सी वजाहत करना चाहते हैं। इससे नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, इसलिए कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो नैब ने नहीं की है, नैब के केस में नहीं हुई थी जी। और नैब के केस में उनकी बरियत हो चुकी हुई है। राइट। द केस हैज बीन विथड्रॉन, ही हैज बीन एक्सोनरेटेड। लिहाजा ये उस तरफ नाअहली नहीं जाएगी। लेकिन इसके ऊपर भी जाहिर है कोई ना कोई अपील में जरूर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आएगा, तो फिर जो कुछ फैसला कल आने वाले दिन में होगा उसके ऊपर इसको परखा जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी? हाँ जी। अब आ जाए जनाब आप फैज़ हमीद साहब के, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है धरना केस के हवाले से, सॉरी फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, जो फैसला उस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा के बेंच ने किया था जिसको वो लीड कर रहे थे, उसके बारे में बहुत बाज़गश्त हमने सुनी। और वो बाज़ लोग जिनको कानून की समझ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि उस फैसले ने एक बुनियाद रख दी है कि इस किस्म का प्रोटेस्ट जब स्टेट के ख़िलाफ़ होगा तो हाउ शुड द स्टेट, द एनफोर्सर्स एंड पीपल शुड बिहेव। बहुत ही कॉम्पिटेंट जनरल हैं, उनकी एज ए प्रोफेशनल मिलिट्री सोल्जर उनके बारे में कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकती। ही वाज ए वेरी प्रोफेशनल, क्वालिफाइड और वेरी up to the mark kind of a journal. Anyway, having said that, उन्होंने कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, which is a good beginning. That's a really good behavior. एक तो ये कि उससे वो जो स्टॉल हो जाती सारी प्रोसीडिंग्स उसकी कमीशन की, वो प्रोसेस सब जारी रहेगा जी। और चूंकि फैज़ हमीद साहब के बारे में ये है कि उनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस हैं, लिहाजा उनको अपनी पोजीशन वाजे करने का, और उन्होंने जो वजाहत दी है, मैं यही कहने लगी थी सर, वो बहुत प्लॉजिबल है। अगर वो ये साबित कर पाए कि मुझे तो जी फलां हुकूमत के बंदे ने कहा था, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जिसका भी नाम ले, ये करो, जिसका भी वो नाम ले और साबित भी कर पाए, सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये केस जो है ये बिल्कुल ही ट्विस्ट हो जाएगा, उनसे एलिगेशंस हट गए ना। ठीक है, और वो अगर एक्सोनरेट हो जाते हैं तो दिस विल बी ए वेरी रिस्पेक्टेबल सिचुएशन। ठीक हो गया? फेयर इनफ। अब मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था लतीफ़ खोसा साहब की चीखो पुकार का, जरा मुझे उसकी 2 मिनट की 1 मिनट की इजाज़त अच्छा, आप चाह रहे हैं वो दोबारा खोसा आज उन्होंने 2 केसेस के ऊपर अपनी राय का इजहार फरमाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो उन्होंने तोशाखाना का जिक्र किया और दूसरा उन्होंने 190 मिलियन वाला जो 190 मिलियन पाउंड का जी पाउंड का केस है, और उन्होंने अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में ये तासुर देने की कोशिश की कि ये क्या बकवास है, ये देयर आर नो केसेस, व्हाई इज द कोर्ट वेस्टिंग इट्स टाइम ऑन दैट। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। वो जब तक पीपल्स पार्टी में थे, इन्हीं 2 केसेस के बारे में उनके इरशादात जो हैं, काश हम अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके इरशादात वो भी सुनाएं। अब तो वो खैर अपने बेटे को टिकट दिलवाने के चक्कर में चूँकि पीटीआई का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए अब उनकी गुफ्तगू भी और है, उनकी अप्रोच भी और है। तो ये रेडिक्यूल करना जो है इन 2 केसेस को, जिसके ऊपर लंबी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हुई हैं, लंबे फर्द जुर्म भी लग चुकी है, सजा हो चुकी है, तोशाखाना में सजा हो चुकी है, डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी हुई है, और अब वो ये कहेंगे है क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है जो है, ये एक सीनियर लॉयर को नहीं सजती ये बात, जिसको कानून की समझ होती है। और आरिफ अलवी साहब ने उनकी 6 महीने की जो सजा है उसको मुआफ भी फरमाया था, वो इस वजह से कि हाई कोर्ट से बेल हो जाती है ना, 3 साल से कम की सजा हो। जी बिल्कुल ठीक है, वो सारी फेवर अपनी जगह मौजूद है, और मैं इसको फेवर कह के खामोश हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि वरना सहूलतकारी को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा, राइट, बिल्कुल ठीक हो गया। जरताज गुल साहिबा को ना भूलिए, कल से बहुत शोर मचा है। अब आ जाइए जनाब जरताज गुल साहिबा की तरफ। देखिए, वो पीटीआई की एक बड़ी हॉक किस्म की लीडर रही हैं और बहुत हॉकिश वज़ीर माहौलियात रही हैं, बड़ा काम करती रही हैं। जी। और वो अपने लीडर के लिए कुछ भी करने पर आमादा रहती थी, तैयार रहती थी। एब्सोल्युटली। एक तो ये कि काफ़ी अरसे से वो गायब थी, अचानक वो सरफेस हुई, आई हैं, रोते हुए केसेस बने हुए हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, तो वो पेशावर हाई कोर्ट में वो गई
और वहाँ जब उन्हें पता लगा या ये एहसास हुआ कि मुझे ये गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो अंदर मैसूर होकर बैठ गई। जो बात हमें समझ में नहीं आती वो ये है कि ज़रताज गुल साहब तो ठीक है, वो पीटीआई के लीडर हैं, क्या किसी आम आदमी के लिए भी जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई हो, कभी चीफ जस्टिस जो है वो इस्लामाबाद से वापस गया पेशावर हाई कोर्ट गए जी? नहीं जाते ना। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं ना आता तो शायद ये सारा टाइम अंदर ही रहती। तो वो जिस सहूलतकारी की बात मीडिया में होती रहती है, उसके लिए इसी किस्म के वाकयात जो हैं वो जवाज बनते हैं उसका। ठीक है, फिर जाके जो कुछ उन्होंने फरमाया वो ज़रा दो एक लफ्ज़ आप मुझे इजाज़त दें। पेशावर हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था कि मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा, किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि कितनी मोहब्बत और शफकत है उनको एक साइल के लिए। काश चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को ये मोहब्बत और ये शफकत हर उस साइल पर आने लग जाए जो उनके अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। ये जो एक्सेप्शनल एटीट्यूड होता है ना, ये जज की शान में इजाफे का बायस नहीं बनता। ये याद रखिए हमेशा, हमने माजी में भी देखा, उसी का रोना तो हम रो रहे हैं। हाँ, कि कहीं जजेस ने मिलिट्री डिक्टेटर की ख्वाहिश के ऊपर कानून की धज्जियां बिखेरी हैं, कहीं उन्होंने अपनी राय को अल्लाह के बाद माज़ल्ला सबसे बड़ा समझते हुए फैसले किए हैं। तो ये अदालतें जो है इंसाफ के लिए हैं, अपनी मर्जी और ख्वाहिश की इम्प्लीमेंटेशन असल में पेशावर हाई कोर्ट में आप वैसे भी पता है कि पीटीआई वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर इन्फ्लुएंस तो है ना, तो इस वजह से रिलीफ हमेशा अदालतों से मिलता पेशावर से। मुझे ज़रताज गुल साहिबा को रिलीफ मिलने पर कोई एतराज़ नहीं है। दिस इज एवरीबॉडीज राइट। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि फिर ये सबके साथ होना चाहिए, एक्सेप्शनली नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखें, वो कहते हैं ना कि जिन्हें खादियाँ गाजरा उन्होंने ढिड पीड़। हाँ जी। जिन्होंने पौने 4 साल हुकूमत की, जिन्होंने रियासत की स्टेट की रिट को चैलेंज किया, उनको उसका दर्द तो फील करना पड़ेगा ना। उन्होंने माफी मांगी तो है ना बुखारी साहब, माफी मांगी तो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा मैं खुद शहीद की बहन हूँ, उन्होंने माफी मांगी तो है ज़रताज गुल साहिबा। करेक्ट। उनको अगर मैं उनका एडवाइजर होता तो मैं उनसे कहता कि आप ये है ना जी, अच्छा मैंने माफ कर दो, यानी जैसे जान छो। वो कहती कि हमारे लीडर ने हमें गलत गाइड किया था, उस दिन हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अच्छा। और मैं उस एक्ट करने वालों की मजम्मत करती हूँ, फिर है माफी। हाँ। है ना, मेरी जान छो वाली माफी इज नो माफी। अच्छा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रताज गुल साहिबा, मैंने पहले भी कहा, She's a competent और बड़ी, इसलिए कि वो शी स्टूड विद हर लीडर, शी स्टूड विद अ पार्टी। ये उनको कॉम्प्लीमेंट है और कोई डिनाई नहीं कर सकता उनको एक कॉम्प्लीमेंट। बैड टाइम में उनके साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड अगर उनको रिलीफ मिल गया, बुखारी साहब खातून होने के नाते ही मुझे लगता है नहीं हमें कोई, मैंने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, बस हमने सिर्फ इतना कहा कि जज साहब सबके लिए कर दे तो आपके गुण गाएगी। रात 12 बजे तक जो अदालतें खुलती रही हैं उसकी भी बातगश मीडिया में बहुत ज्यादा होती रही है। वो किसके लिए खुलती हैं, किसके लिए बंद होती हैं, आम साइलिन के लिए ऐसा कुछ होगा कि नहीं, प्रेसिडेंट तो तब सेट होगा, लेकिन खैर हम जजमेंट पर अगेन कोई बात कर नहीं सकते हैं।